अभी तक मैं देखा नहीं। आज मैं अभी तक मार्केट के साथ कनेक्ट नहीं हो पाया, कनेक्ट होने दो। सर आज होल्डिंग मेरा काम आया। होल्डिंग काम है, हाँ आना तो चाहिए। तुम्हारा टारगेट तो कल ही अचीव हो गया था और आज तो अचीव हो ही गया। मैंने लीडिंग इंडिकेटर का मतलब लैगिंग मुझे सब मूविंग एवरेज सब लैगिंग मैंने क्रॉस कोड में तो कौन पता कि मार्केट ना ना ए चलिए सर स्टार्ट करते हैं। विश्वनाथ दा चलो स्टार्ट करें। ए गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। चलो स्टार्ट करते हैं आज का ट्रेडिंग क्लास। बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग का क्लास है, पर उससे पहले रोज का काम मार्केट पे थोड़ा सा समय देना। आज प्रथम ऑनलाइन, आज प्रथम, आज ट्रक भर रहा है पैसा। प्रथम अरे लिए जो मुंडे क्या पोजीशन लिया ना, इसलिए क्लास नहीं आया। तो क्लास में ये ऑनलाइन करता नहीं है। अच्छा देखो बेसिकली प्रॉब्लम पड़ गया सर। अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। चलो अच्छा मार्केट का दर्शन कर लो सर। मार्केट का आज का स्थिति ऐसा है कुछ कि कल मार्केट गिराया था। बेसिकली वो मोमेंटम जिस टाइम पे था, ये देखो तुमने, मैं कल बोला था ना कि मार्केट जब बीच बीच में जितना मौका दिया, याद है ना कल कल 2 बार ट्रिगर था हम लोगों के क्लास के टाइम पे। यहाँ पर ट्रिगर था, यहाँ पर ट्रिगर था, याद है ना। ठीक है, फिर उसके बाद 11:30 के बाद से देखो मोमेंटम देखो, और 12 बजे के बाद तो 2 लगातार लंबा लंबा, इतना लंबा लंबा दिया कि मुझे तो लगा कि एफआईआई आज और मैंने निकलेगा नहीं। ठीक है, मैंने बड़ा पैसा घुसा है अब एफआईआई का कि डीआईआई का, डोंट नो। ठीक है, मेरे को इस टाइम पे लग रहा था कि ये तो एंट्री ले लिया है। ठीक है, तो कहां से कहां धकेला देखो, 220 से 320 340 तक लेके गया था। तो मैं बोला था कि मेरे को लग रहा है कि 12 बजे के बाद एक ट्राई तो जरूर करेगा, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन नहीं कर पाया मे बी थर्सडे था, एक्सपायरी था, तो प्रॉफिट बुकिंग करके सबको न्यू पोजीशंस के लिए लड़ना था। 8 अगस्त में और कोई रहना नहीं चाहता था। कल 8 अगस्त था ना, तो एक्सपायरी था, थर्सडे था, तो मैक्सिमम ने पोजीशंस क्लोज किया और पोजीशंस क्लोज करते करते मार्केट को पूरा एकदम नीचे धकेला। नीचे धकेल के 24,080 कितना 24,000 राइट तो 50 की स्टार्ट है। ठीक है, 24,000 समथिंग में आगे खड़ा कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक फ्रेश स्टार्ट का एक कॉन्सेप्ट भी था, क्योंकि लास्ट कुछ हफ्ते से जो हुआ है मार्केट के साथ और कल थर्सडे में, उसका एक आप बोल सकते हो कि एक करंट पीरियड का एक एंडिंग है, करंट वोलेटाइल पीरियड का एक एंडिंग है। अब मार्केट अपने एक न्यू जोन में रहना पसंद करेगा अगर कोई नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट के ऊपर ना आए तो। ऐसे तो अगर बोला जाए तो मार्केट को रहना चाहिए था 23,500 से 24,000 के बीच में, प्रॉपर करेक्शन होता। लेकिन इंडियन मार्केट है, हमेशा थोड़ा सा नॉर्मल रेंज से अप अबव ही रहता है। यही इंडियन मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट। थोड़ा ओवरवैल्यूड इसका नेचर है। ठीक है, कोई भी स्टॉक चेक करो तो थोड़ा ओवरवैल्यूड इसका नेचर है, और जब गिराता है बहुत छप्पड़ फाड़ के गिराता है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आज मार्केट बहुत अच्छा गैप अप दिया सर, बहुत अच्छा। मैंने 24,300 पॉइंट में गैप अप दिया है, 300 पॉइंट्स। और इसके पीछे के रीजंस वही है, कल का डिस्कशन जो चल रहा था, दैट इज रेपो रेट अनचेंज्ड, इन्फ्लेशन कंट्रोल, 4% टारगेट है। 4% टारगेट इन्फ्लेशन इन इंडिया। नॉर्मली हमारे यहाँ पर अभी चल रहा है, लास्ट क्वार्टर में थोड़ा ज्यादा था, अप्रोक्स 6 के आसपास चला गया था, 6.5 6 हाँ नहीं टारगेट है। क्या इसका दाम कम करे, रिचार्ज का प्रॉब्लम अलग है, वो इसके अंदर नहीं आता है। रिचार्ज का पॉइंट इसके अंदर नहीं आता है। अमेरिका के रेट पता चलती किसका? इन्फ्लेशन रेट। अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट 4-5% चल रहा है, उनका टारगेट है 2%। सर अमेरिका में ऑन एन एवरेज 2.5 to 3.5 रहता है।
नॉर्मली हम लोग यहाँ पर नॉर्मली कांग्रेस जमाने में तो ज्यादातर देखा गया है 2010 तक का, अगर तुम देखो 14 तक देखो, मैक्सिमम टाइम इन्फ्लेशन रेट रहा है 6 से 7% के बीच में। प्रमाण कैसे दूं? देखो सर, झगड़ा नहीं करना है। कोई बोलेगा सर आप बीजेपी को ज्यादा फेवर करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। प्रमाण समझने के लिए आप एक चीज थोड़ा सा पीछे जाओ, दैट इज बैंक में एफडी में इंटरेस्ट कितना दिया है कब। सिंपल तरीका है, बैंक एफडी में कितना कब इंटरेस्ट दिया है, अगर आप इसको चेक कर लेते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता पापा को पूछो कि पापा 2007-8 में बैंक इंटरेस्ट कैसा था एफडी में, कम नहीं ज्यादा था। हाँ ठीक है, इन्फ्लेशन ज्यादा रहने से एफडी इंटरेस्ट ज्यादा होता है, तुम लोग बात नहीं सुनते हो। इन्फ्लेशन ज्यादा होने से एफडी इंटरेस्ट ज्यादा होता है, इन्फ्लेशन कम होने से एफडी इंटरेस्ट कम होता है। लोन का इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। सर 2018 में 8.5% मिलता था। 2018 में 8.5% मिलता था। এখন 7.2 মোটামুটি হ্যাঁ এখন 7.5 किसमें 8 पॉइंट, कौन सा बैंक का तुम बता रहे हो? 7.5% मिलता है। হ্যাঁ এটা নরমাল ব্যাংক अभी 7.25 7.5 ऐसा ही चल रहा है। এটা বন্ধ ব্যাংক আমরা সব ব্যাংকে मोटा-मोटी ऐसा है। ठीक है, मैंने जस्ट आपको एक रफ पॉइंट समझाया कि इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है कि कम है, इसको समझने के लिए इस टाइम पे कैसे इन्फ्लेशन चला है। इस गवर्नमेंट का सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा है कोरोना के बाद। कोरोना के बाद इसका करंट गवर्नमेंट का इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट था अप्रोक्स 7 के आसपास चला गया, जो सबसे लेटेस्ट में सबसे ज्यादा है इस करंट सिचुएशन में। और सबसे कम दिया है अभी तक, इंडिया का रिकॉर्ड है 3.5%, एक क्वार्टर में हुआ है, सस्टेन नहीं किया क्योंकि अनबिलीवेबल है। इंडिया जैसे कंट्री में 3.5% इन्फ्लेशन रेट माने सपना है, सपना। ठीक है, जो भी हो, बट करंट गवर्नमेंट का नेक्स्ट टारगेट है 4%। तो ये 4% इन्फ्लेशन टारगेट अगर फुलफिल कर लेता है, ठीक है, इसके लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, सुन लो। तुम लोग सुनते नहीं हो, पैसा कमाओगे लेकिन पेशेंस नहीं है सुनने का। थोड़ा सा सुनोगे तो पैसा बहुत आता है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि सितंबर अक्टूबर में रेट कट है। कहां पर? सितंबर में रेट कट है यूएसए में। ठीक है, ये कौन सा मंथ चल रहा है, हिसाब रखना पड़ेगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। एक साल में कितना क्वार्टर आता है? एक एक क्वार्टर कितना महीने का होता है? 3। हिसाब रखना पड़ेगा ना। तो नेक्स्ट इंडिया का आरबीआई का नेक्स्ट रेट का न्यूज कब आएगा? रेपो का अक्टूबर में आएगा। अक्टूबर में, अक्टूबर के एंड में, हाँ अगस्त में आया, ठीक है, अक्टूबर के एंड पे आएगा या फिर नवंबर के स्टार्टिंग में आएगा। ठीक है, तो जैसे ही अक्टूबर एंड होगा उस टाइम पे फिर से एक रेट कट का न्यूज आएगा। अगर यूएसए रेट कट करता है तो चांसेस इज वेरी हाई कि आरबीआई भी रेट कट करे। ऐसे ही दोनों एंगल से, दोनों जगह से कमिटमेंट है कि रेट कट होगा। वो डेट फाइंड करो, वो बोलेगा मीटिंग का डेट। ठीक है, वो मेरे को इतना कैलेंडर थोड़ी पता है, इतना पता है कि क्वार्टर का बोलेगा, होगा। ठीक है, पॉइंट इज दैट कि अगर यूएसए सितंबर में रेट कट करता है, ज्यादा समय नहीं है, देखते देखते 3 महीना आ जाएगा। तो ये खबर जितना कंफर्म होता जाएगा उतना ज्यादा मार्केट में पॉजिटिविटी बढ़ता जाएगा। इंडिया के लिए तो और एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है, इंडिया फेस्टिव सीजन इंडिया में स्टार्ट होने वाला है ना। तो फेस्टिव सीजन स्टार्ट होना, रेट कट होना, ठीक है, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चीज बन सकता है। ठीक है, माने इकोनॉमिक बूस्ट। अगर बाकी चीजें कांस्टेंट रहा तो, अब ऐसे हालत में मानो बांग्लादेश फिर से पगला गया, ठीक है, मिडिल ईस्ट में फिर से पैलेस्तीन, ईरान और इजराइल पागलपंती चालू कर दिया, बीच में मानो रशिया यूक्रेन फिर से बौखला गया। ठीक है, अगर ऐसे ऐसे सिनेरियो हो जाए तब फिर ये सारा एनालिसिस माने धरे के धरे रह जाएगा। तो सराउंडिंग सिचुएशंस भी सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जब कोई एक पर्टिकुलर एनालिसिस आता है तो उसके पीछे सिंपल है, इफ एवरीथिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सब चीज कांस्टेंट रहने पे अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहे, ठीक है, तो मार्केट में बूम कोई नहीं रोक सकता। सितंबर में यूएस का रेट कट जो सबसे मेन बात है,
इंडियन रेट कट से भी इंपॉर्टेंट है अमेरिकन रेट कट। क्यों? क्योंकि अमेरिकन रेट कट से ही पैसा फॉरेन इन्वेस्टर्स के हाथ में ज्यादा आएगा, और फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा जितना ज्यादा इंडियन मार्केट में फ्लो होगा उतना ही इंडियन मार्केट का बूम दिखता है, और इसमें बहती गंगा आपको मिलने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, और फिर आपको रेडी रहना चाहिए सही मोमेंटम के लिए। एक काम करना बंद मत करना, रेगुलर मार्केट को ट्रैक करना, रेगुलर टेक्निकल एनालिसिस के साथ रहना, और साथ में इकोनॉमिक पैरामीटर के साथ ऑलवेज अपडेट रहना, तो जाके राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले पाओगे। समझे? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा सर। ये करंट इवेंट्स है, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, इस दोनों चीज पे आप लोग प्लीज ख्याल रखिएगा, और ग्रुप को भी अपडेट करते रहिएगा। ठीक है? অনেক স্যার অ্যাপ্লিকেশন আছে না, মানে কোনো ইম্পর্টেন্ট নিউজ থাকে ওটা থেকে দিয়ে দেয়, ক্যালেন্ডার হিসেবে দিয়ে দেয় যে আজকে আমেরিকা চলো সব এটা থাকবে, এটা কিন্তু দিয়ে बोलता है वो सब चीज आप लोग भी अपडेट रहो, और बाकी सबको भी अपडेट रखो। खुद भी कमाओ, दूसरे को भी कमाने दो, है ना। अपना नॉलेज को सीक्रेट रख के क्या करोगे, जाने से पहले जो है सर। बांट के जाओ। अच्छा, नाउ पॉइंट इज दैट, देखो मार्केट स्टार्ट होने के बाद आप एक सबसे बड़ा लास्ट 1 घंटा में क्या हुआ है, ये अच्छा साइन है, इज अ गुड साइन। तब सस्टेन पूरे नॉर्मली एक चिंता होता है कि लास्ट कुछ दिनों में क्या हो रहा था, मार्केट आप गैप अप देने के बाद सस्टेन नहीं कर रहा था, सीधा नीचे फिर से गिरा रहा था। लेकिन आज का फर्स्ट 1 आवर हमें ये बताना चाहता है कि मार्केट उठा है लेकिन अभी तक गिरा नहीं है। दिस इज अ गुड साइन फॉर द मार्केट कि मार्केट एक सस्टेनेबिलिटी ढूंढ रहा है, मार्केट एक सस्टेनेबिलिटी ढूंढ रहा है, वोलेटिलिटी से वो बाहर आना चाह रहा है। मैंने जो भी पोजीशंस ले रहा है और जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है ट्रेडिंग के लिए, जो भी पोजीशंस आ रहा है, वो पोजीशंस मार्केट में रहना चाहता है, निकलना नहीं चाहता। एक तो एक्सपायरी खत्म भी हुआ है, आज फ्रेश डे है नेक्स्ट वीक तक का, तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है। और ऊपर से वोलेटिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में भी खत्म हुआ है, जो लास्ट 1 वीक में जापान और अमेरिका ने जो कियोस क्रिएट किया था, उससे भी हम लोग थोड़ा सा सस्टेनेबल सिचुएशंस में आए। इवन यूरोपियन मार्केट भी स्टेबल हुआ है, जापान भी स्टेबल हुआ है, और अमेरिकन मार्केट भी स्टेबल हुआ है। बहुत लोग मेरे को पूछता है क्या ये इंटरनेशनल मार्केट के साथ इंडियन मार्केट का कुछ लिंक है? यस, ये तो हम लोग को प्रमाण मिल रहा है। लेकिन कुछ लोग मेरे को ऐसा भी बोलता है कि नहीं, जब जब अमेरिकन मार्केट बढ़ता है तभी तभी इंडियन मार्केट बढ़ता है। ये सच है? नहीं, ये आधा सच है, आधा सच है आधा झूठ है। इसका पूरा डायरेक्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिचुएशंस के हिसाब से। कल एक जन मेरे को हावड़ा से फोन किया है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरे को बोल, तो हावड़ा से एक जन फोन करके मेरे को बोलता है कि आप लोग स्टॉक मार्केट पढ़ाते हैं ना? हाँ पढ़ाते हैं। तो फिर उनका क्वेश्चन है कि आप कितना रिटर्न दिलवा सकते हैं? बोले मैं पढ़ाता हूँ, रिटर्न नहीं दिलवाता। रिटर्न दिलवाता है एडवाइजर या फिर जो ब्रोकर है वो, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ाई ठीक ठाक से करते हैं, रिटर्न तो बहुत है, ठीक है, अनलिमिटेड रिटर्न है ना। अब देखो, अब मैं उनको बोला देखिए ओवर द फोन मैं अगर आपको कुछ भी कमिटमेंट करूंगा तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ये सब बातें ओवर द फोन अच्छा नहीं होता है। मैं आपको बोलूंगा कि 50% रिटर्न है, आप बोलोगे कि ये बंदा बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। मैं आपको बोलूंगा कि लॉस खा जाओगे, आप बोलोगे ये बंदा को कुछ नहीं आता, डरा रहा है। तो इसलिए मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए। सबसे बेस्ट है कि आप एक दिन सामने विजिट करिए, मैं आपको बताता हूँ। मेरे को इतना सुंदर बोलने के बाद मेरे को उधर से जवाब दे रहा है कि फिर भी एक तो मिनिमम मैक्सिमम तो होता है, ठीक है। तो मैं फिर बोला कि देखिए एक एक दिन में 4-5% भी कमाया जाता है, दिन में 50% भी इस्लाम होता है, और मैक्सिमम फिर भी एनुअली क्या होता है। मैंने क्वेश्चन पे क्वेश्चन, लास्ट में खुद ही बोल रहा है कि वॉरेन बफेट का पोर्टफोलियो रिटर्न 36% से ज्यादा नहीं हुआ। हम लोग तो वॉरेन बफेट के बच्चे की बच्चे के बच्चे थे। वॉरेन बफेट वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स, ठीक है। एक्चुअली स्टॉक मार्केट में अगर आप वॉरेन बफेट को नहीं जाने तो लोग इसको लज्जा मानता है कोई बात नहीं, ठीक है। और उनके साथ कंपेयर करके झुंझुनवाला साहब को इंडियन वॉरेन बफेट को माना जाता है। राइट, तो वॉरेन बफेट 36% रिटर्न कमाता है। तो मेरे को बोलता है हम लोग तो उनके बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे हैं, तो हम लोग कैसे 50% या 60% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे को ये पसंद नहीं आया बात। मेरा सीधा सवाल है कि ऐसा नहीं मानता कि मैं कि एक वॉरेन बफेट पैदा हो गया तो दूसरा वॉरेन बफेट नहीं आ सकता। ठीक है, मैं वॉरेन बफेट को श्रद्धा करता हूँ, उनका मार्केट एनालिसिस को मैं मानता हूँ, और क्यों नहीं मानता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते।
ये मैं नहीं मानता। है ना, तो वो अपना उसका कैश चाहिए था, वो किया होगा, कुछ रीजंस होगा उसका, मार्केट उसको अलग नजर से देखता है। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे नहीं होता है, फिर लास्ट में बोलते हैं नहीं आई एम नॉट अ न्यू कमर, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। मैंने देखिए अगर आप बहुत कुछ जानते हैं शायद आपको मेरा जरूरत नहीं है। আমার আপনাকে টেস্ট করতে এসেছিল বুঝেছেন, মানে কথাটা বলে বলতে চাইছেন সেইটা দেখতেছি। হ্যাঁ আমি বুঝতে পেরেছি। কমেন্ট করছে ওই সব স্ক্রিনশট মেরে মেরে স্যার দেখাচ্ছে যে मैं लास्ट में एक ही चीज बोल के उनको बोला, माथा गर्म, मैं माथा गर्म करना ही नहीं चाह रहा था, मेरा सिंपल सा लॉजिक था कि ऐसे नहीं होता आप जैसे सोच रहे हो। और लास्ट में मैं बोला कि ये कितना परसेंट रिटर्न, ये परसेंट रिटर्न, मैं बोला मक्खन लगाने वाला बात मेरे मुंह से तो बिल्कुल नहीं निकली, मैं मक्खन मार ही नहीं सकता। लेकिन सीरियसली मार्केट पैसा का कुआं है, ये आपको समझना चाहिए कि कितना पानी कैसे आप निकाल सकते हैं। क्या हुआ इतना দেখুন আমি বললাম তো 300 অবধি আসবে। इतना क्यों आप लोग बाबा बाबा कर रहे हो? मार्केट बहुत देर से देखो इंडिसीजन, इंडिसीजन তো যাবে কিন্তু একটু তো প্রফিট বুক হবে। मार्केट बहुत देर से इंडिसीजन कैंडल बना रहा है, ठीक है। ये देखो चीजें प्रूव कैसे हुआ, यहाँ पर मार्केट धीरे धीरे डाउन गया था ना, और लगातार दोजी स्पिनिंग टॉप बनाया। तो जब डाउन ट्रेंड में लगातार दोजी स्पिनिंग टॉप बनाते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिसीजन नेगेटिव साइड में ज्यादा होता है। তার আগেও অনেক পড়েছিল তার আগেরটা কোথায় হচ্ছে ওই তো তার আগে চারটে ক্যান্ডেল তো পড়েছে যে একটা দুটো তিনটে চারটে, ओ अच्छा अच्छा, यहाँ पर पहले इंडिसीजन बनाया फिर गिराया, उसके बाद इंडिसीजन। अच्छा देखो, अच्छा ये अभी मोमेंट दे सकता है, सॉरी सॉरी अभी मोमेंटम दे सकता है, अरे हाँ दे रहा है, देखो दे रहा है, दे रहा है। वॉल्यूम आज है। चलो ठीक है, मार्केट का काम है रहना, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ बताना पड़ेगा, हमारे ऑप्शन का सीखा। हम लोगों का खत्म नहीं हो रहा है सब चीजें, तो आप लोग बोल रहे हो कि अच्छा हम लोग लास्ट वोलेटिलिटी कैलकुलेशन हो गया था। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ बोलो, हाँ target देना है। मॉर्निंग হ্যাঁ বলুন, শুটিং স্টার তো পড়েছি আমরা, শুটিং স্টার সিঙ্গেল ক্যান্ডেল শুটিং স্টার সিঙ্গেল ক্যান্ডেল আপ ট্রেন্ডে হয়, আপ ট্রেন্ডে হয় এরকম সেই টুটতা তারার মতো এরকম দেখতে হয় শুটিং স্টার, উপর থেকে এরকম রকেটের মতো পড়ে, উল্টো আমব্রেলা। হ্যাঁ এই রকেট গুলো যেরকম দেখতে হয় না দিওয়ালির সময় আমরা ফাটাই, হ্যাঁ রকেট যদি উল্টো করে দেন যেরকম দেখতে হবে শুটিং স্টার দেখতে ওরকম টাইপের। শুটিং স্টার তো এমনিতে স্যার ওপর দিকে এটা থাকে আর এমনি করে আর এরকম টাইপের দেখতে, पहले ग्रीन बनता है फिर नीचे आता है फिर रेड बनता है, वो जो भी तुम देखते हो। जैसे अभी हो रहा है देखिए करंट। हाँ हाँ करेंटली कुछ कुछ ऐसे इस तरह का देखने में होता है, बट ये अगर अप ट्रेंड में हो तो ज्यादा विश्वास किया जाता है, আরে ডাউন ট্রেন্ডে তো डाउन ट्रेंड में इसका प्रॉपरली नहीं है। ये देखो कैंडल तो अपना बनाता है ये नॉर्मल, तब इंडिसीजन कैंडल बन जाएगा, बट यही चीज शूटिंग स्टार अगर थोड़ा सा प्रॉपर वॉल्यूम के साथ बने ना अप ट्रेंड में बनेगा और मार्केट को नीचे এক মিনিটে এমএসিডি ক্রস মেরেছে। এক মিনিটে করেছে না, এক মিনিট করে রেখেছে, এক মিনিটে হার্ট 5 মিনিটে হ্যাঁ 5 মিনিটে তাই হোক বলা যায় নরমাল ठीक। चलो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फटाफट थोड़ा कोशिश करते हैं समझाने का। अब लोग वोलेटिलिटी कैलकुलेशंस करना, वोलेटिलिटी को एक्सेल सीट में कैसे रेडी करना है, ये सब चीजों पे थोड़ा सा समय दे चुके हैं। अच्छा इसके साथ साथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में ये टॉपिक भी मैंने पढ़ चुका था, है ना, कि रैंडमली अगर बॉल को छोड़ दो ऊपर से तो वो किस तरह से जमा होता है। मैंने कहने का मतलब है कि मार्केट को अगर नॉर्मली छोड़ा जाए तो वो जैसे ये बेसिकली मैं आपको कहने का यही कोशिश किया था, ये ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा जो चांसेस बढ़ता है वो कहाँ बढ़ता है, आईटीएम कॉल में या एटीएम कॉल में होता है ना। और ओटीएम 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 में चीजें जाने का चांसेस क्या रहता है, कम रहता है।
तो जिधर चांसेस कम रहेगा उधर प्रीमियम भी कम होगा, और जिधर चांसेस ज्यादा रहेगा उधर प्रीमियम भी ज्यादा होगा। माने सिंपल बात है, कोई भी इवेंट, इवेंट माने ঘটনা। কি রে তোরা আছিস তো? মাঝে মাঝে সারাই পাই না, মাঝে মাঝে কোথায় চলে যাস ভাই? ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इज कि जो इवेंट घटने का चांसेस ज्यादा है उसके लिए मार्केट ज्यादा पेमेंट करने के लिए ज्यादा सोचता है, और जो इवेंट घटने का चांसेस कम है उसके लिए मार्केट पेमेंट करने का कम सोचता है। ये सिंपल है ना, इसके लिए क्या लॉजिक लगा है? इतना तो समझ में आ रहा है कि अगर लॉटरी लॉटरी का जीतने का चांसेस ज्यादा होगा तो लॉटरी वाले एक एक टिकट का दाम 1-1 लाख का कर देगा, लेकिन लॉटरी जीतने का चांसेस कम रहता है बोल के एक एक टिकट 10 টাকা 20 টাকা 40 টাকা 50 টাকা में बिकता है ना? लॉट साइजটা বেশি করে নিয়ে और, নিলে और यही करंटली पश्चिम बंगाल का जीने का एकमात्र सहारा है, लॉटरी और बोतल। वेस्ट बंगाल में तो क्या हालत बना के रखा, सिर्फ लॉटरी खेला। হ্যাঁ যেতে কিন্তু খুব কম অ্যামাউন্ট। अरे कोई नहीं जीतता बोल के तो वो लोग बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये कहाँ से आया था? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये सुनो सुनो, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही एक्चुअली स्टैंडर्ड डेविएशंस का मेन कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। सो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बना था, अभी स्टैंडर्ड डेविएशंस को ना हम लोग मार्केट के एंगल से थोड़ा सा लेके जाएंगे विद कैलकुलेशंस। मैं आपको बताया था कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बेल कर्व। ठीक है, कि जब आप मैंने डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद तुम अगर एक कर्व ड्रॉ करते हो, मैंने कौन से पिन में कितना बॉल जमा हो सकता है, और इसको तुम अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो इसको बोलते हैं बेल कर्व। और ये बेल कर्व के जो एकदम बीच वाला पॉइंट है ये बेसिकली इसको एक्स बोला है। ठीक है, माने कांस्टेंट पॉइंट है। अब मार्केट अगर थोड़ा सा राइट साइड में डेविएट कर रहा है तो पहला जो चांसेस है ना, माने इसका दोनों साइड का सबसे नजदीकी एरिया, इसको बोलते हैं 1SD। 1SD माने स्टैंडर्ड डेविएशन, बट जो डेविएट का एरिया कम है। अगर मार्केट थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल है तो 2SD, और अगर और ज्यादा वोलेटाइल है तो 3SD तक जा सकता है। इसका एक परसेंटेज फॉर्मेट है। सर कहाँ से आया परसेंटेज फॉर्मेट? समझाता हूँ। सेंसिबल वगैरह सॉफ्टवेयर चेक करोगे ना, वहां पर 1SD 2SD 3SD आपको सब दिखेगा, लेकिन ये कैसे यूज करना है इस चीज के पीछे मैं थोड़ा सा आपका माथा लेके जाना चाहता हूँ। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি সেগুলো আস্তে আস্তে আরো দেখাবো, একটু শিখিয়ে নেওয়ার পর দেখাতে একটু সুবিধা হয়। যেমন প্রথম তো ডেল্টা গামা ভাগা তো দেখতে পেতাম না, সেগুলো তো শেখার পরে আস্তে আস্তে বুঝতে পেরেছি। অ্যাকচুয়ালি কি হয় না, এই শেখানোর প্রসেসটা খুব লেন্দি, এটাতে একটু টাইম লেগে যায়। এটা যদি তাড়াহুড়ো করে করতে পারতাম ভালো হতো, কিন্তু বুঝবেও না। এটা তখন মাথার উপর দিয়ে চলে যায়। এই যে আপনি কার্ভটা যেটা দেখালেন, এই কার্ভটা যেটা ইউসেটের কার্ভটা, এটা বেসিক্যালি যখন স্ট্র্যাটেজিতে ইউজ করে তখন ওই কার্ভগুলো কি এই হ্যাঁ অফিস, হ্যাঁ এটা ইউজ করা হয়। হ্যাঁ মানে নর্মালি যে স্টক মার্কেটের ক্লাস যারা চালায় ইন জেনারেল, আমি কারোর ক্রিটিসাইজ করবো না, আমি কাউকে চিনিও না জানিও না, জানার ইচ্ছে ওরকম আবার নেই, ঠিক আছে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যারা স্টক মার্কেট ক্লাস চালায় তারা এইসব ডিটেলসে কেউ কোনোদিন যায় না, আমি গ্যারেন্টি দিচ্ছি। না এনআইএসএম কেও করে না, এনআইএসএম এর সঙ্গে সম্পর্কও নেই, এনআইএসএম এর সঙ্গে সম্পর্ক নেই। তারা বেসিক্যালি যে প্রত্যেকদিন মার্কেটে বসে আর এই প্রত্যেকদিন মার্কেটের আপ ডাউনে ডিসকাশন করে, ওই কিছু পয়েন্ট ওপেন ইন্টারেস্টের ডেটাগুলোকে নেয়, ক্যান্ডেলের ডেটাগুলোকে কিছু নেয়, বাস ওইটার মধ্যেই অ্যাকচুয়ালি ওরা থাকে। এর বাইরে না তো ওরা যেতে চায় আর না তো স্টুডেন্টরাও যেতে পছন্দ করে, স্টুডেন্ট ভাবে ওটাই সব। কিন্তু আমরা যেগুলো পড়ছি এগুলোতে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওই যেগুলো ঘটনাগুলো ঘটে, মানে जो भी चीजें घटता है उसके पीछे क्या चीज है, उस चीज के पीछे हम लोग समय दे रहे हैं। इसके लिए थोड़ा समय लग जाता है, बट यही ओरिजिनल चीजें हैं जिसके कारण वो चीज घटता है। लेकिन इतना कारण एक्चुअली देखो, मैं एडुकेटर्स को दोष नहीं दूंगा, एडुकेटर्स को पता है कि ये सब पेशेंसफुल चीजों में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, इसलिए तुम वो लाल पीला कैंडल दिखा दो, पब्लिक इज हैप्पी। एक बार खून बहेगा, एक बार घास उगेगा। ঠিক আছে। अच्छा, नाउ पॉइंट इज दैट, सो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे कि अगर कोई भी घटना घटने का चांसेस ज्यादा होता है तो वो सबसे पहले, जैसे यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इफ आई टू नंबर दी बीन्स, अगर बीन का नंबर दिया जाए तो ऐसे 1 2 3 करके ऑल द वे अप टू कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बीन से राइट मोस्ट, देन फिफ्थ बीन, माने फिफ्थ बीन माने
मिडिल वाला मार्क बाय रेड एरो इज द एवरेज बीन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एवरेज बीन। एवरेज बीन का मतलब जहां पर मार्केट कंसंट्रेट कर रहा है करंट, या फिर जो स्टॉक तुम चूज करो स्टॉक का एवरेज प्राइस पॉइंट है ना। सो कीपिंग द एवरेज बीन एज ए रेफरेंस, अगर इसको तुम रेफरेंस मानो, रेफरेंस माने जिसको देख के तुम आगे का मार्केट का डायरेक्शंस को सोचना चाहते हो कि अगर मार्केट कहीं करेंटली यहाँ पर है तो फिर आगे मार्केट अप में डाउन में किधर जा सकता है, यही तो आपका गेस करने का या प्रेडिक्शन करने का मेन जगह बनता है। So average mean, keeping the average mean as a reference, the data is spread out on either side of the average reference value. माने या तो मार्केट इधर जाएगा या तो मार्केट इधर जाएगा। The way the data is spread out, this is called dispersion. इस चीज को बोलते हैं डिस्पर्सन। ये स्टैटिस्टिकल भाषा है, दिमाग में रह सकता है तो रखो, अगर नहीं रख पाते हो तो थोड़ा कोशिश करो, ठीक है। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनका बचपन में कभी स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ा है या भूल गया है, उनको थोड़ा लगेगा क्या डिस्पर्सन है, लेकिन जो थोड़ा बहुत स्टैट कभी पढ़ा है उनको थोड़ा इजी लगेगा कि डिस्पर्सन वर्ड स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है। अच्छा, डिस्पर्सन एज इट इज कॉल्ड, इट इज क्वांटिफाइड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसको कैसे क्वांटिफाई किया जाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन से। ऐसे डेविएशन शब्द का मतलब क्या है? बोलो तो डेविएट माने अपने एवरेज पोजीशंस पे कौन कितना उस पॉइंट से हिल सकता है, अपने एवरेज पॉइंट से कौन कितना डेविएशन कर सकता है। जैसे रात को सोने के टाइम पे सीधा सोते हैं बहुत लोग, लेकिन उठने के टाइम पे उल्टा कितना लोग उठते हैं। माने मेरा कहने का मतलब अगर पूरा बिस्तर में तुम सो रहे हो, ठीक है, तो सोने के टाइम पे तो सीधा ही सोते हो, ठीक है। ये किसी किसी का सोने का पोस्चर बहुत बेकार रहता है। मैं देखता हूँ कि सोया है इधर, लेकिन रात को पूरा डेविएट होके घूम जाता है, ठीक है। फिर सुबह जब उठता है, अगर मानो साइड में मैंने माँ सोया है, पापा कोई भी है, उसके सर पे ऊपर पैर रख देता है, मैंने उसको पता ही नहीं है कि वो कैसे सोया है। तो ये बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि अपने एवरेज पोजीशन से तुम कितना डेविएट कर रहे हो। सर कैसा कैसा एग्जांपल आता है आपके दिमाग में? दैट इज द पर्पस, मेरा और कोई पर्पस नहीं रहा, ठीक है। मैं पढ़ाने के टाइम पे कुछ भी दिमाग में लाता हूँ, लेकिन मेरा सिंपल है डेविएशंस होता क्या है, मूवमेंट, मैंने एक एवरेज पॉइंट से कौन कितना डेविएट कर सकता है, और सबका देखना एक अपना अपना नेचर होता है, ठीक है। तो वही चीज स्टॉक का भी होता है, इंडेक्स का भी होता है, इसी चीज को यहाँ पर हम लोग बोलते हैं डेविएशंस। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं कभी कभी खुद को सोचता हूँ कि रोक लूं, ऐसा यार इतना सोच के नहीं पढ़ाया था। अच्छा, the way the data is spread out is called dispersion, is quantified with standard deviations. So here is something you need to know. When someone says standard deviations, अगर आपको कहीं पर दिखता है standard deviations, by default they are referring to first SD. और normal standard deviations का मतलब 1 SD को ही डिनोट करता है। अगर कहीं पर आपको दिखता है 2 SD, इसका मतलब सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशंस, और थर्ड का मतलब होता है थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशंस। Now, so when I say SD, I am referring to just the standard deviations. 2 SD would refer to 2 times, माने करंट पोजीशन से वो 2 गुना चेंज हो सकता है, ठीक है। 1 SD का मतलब है करंट पोजीशन से वो 1 गुना चेंज हो सकता है, एंड 3 SD would refer to 3 times the SD value, so on so forth। एग्जांपल के रूप में समझ में अभी आ जाएगा आपको। सर वो जो ऑन एन एवरेज 2 SD टाइप तो बेसिक यूज करता हूं, ऐसा नहीं है, सिचुएशन वाइज, कंक्लूजन में मत आ, मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं, कंक्लूजन आ रहा है। 1 SD would encompass means फोर्थ बीन, जैसे 1 SD का क्या मतलब है? फोर्थ बीन माने फोर्थ बीन एंड सिक्स्थ बीन। पॉइंट टू बी नोटेड, आप लोग डेविएट मत हो जाओ सर। ये जो है ना, अभी मैं थोड़ा बोरिंग चीज पढ़ा रहा हूँ, डेविएट हो रहा है सब, है ना, कंसंट्रेशन नहीं करना चाहता, सबका दिमाग मार्केट में है। अरे मार्केट तो रोज होता है, मैं भी थोड़ा खोल के रख। ये फिफ्थ बिन था, ये फिफ्थ बिन था, ये फिफ्थ से ये सिक्स्थ है, और ये फोर्थ है। तो पॉइंट इज दैट कि फिफ्थ बिन से मार्केट फोर्थ में आ सकता है या सिक्स्थ में जा सकता है। जैसे करेंटली मार्केट कहाँ है? आज मार्केट खुला कितना में? 300 पॉइंट आप गए, माने 24,300 ऊपर ही 400। नहीं 300 पॉइंट आप 300 नहीं 400 में खुला था, सही बोला। 24,400 में मार्केट खुला था, ठीक है। नहीं सर देखो, एक सेकंड लेके 400 में, ऑलमोस्ट 400 में खुला था, फिर उसके बाद नीचे आया खोलने के बाद, वो अलग बात है। खुला तो है ना, मार्केट का सारा दिन का रेंज तो दे देता है। तो 400 में खुला था, खुलने के बाद वो अपने एवरेज पॉइंट से तभी से चल रहा है ना। क्वेश्चन नहीं उठता है कि ये जो करंट आज का एवरेज मोटा मोटी 350 है, हाँ सर 24,350, तो 24,350 में मैक्सिमम कंसंट्रेशन,
ठीक है, तो पॉइंट यही है कि ये 350 से 400 में जाएगा, इसका चांसेस कितना, या 350 से 300 में आएगा, इसका चांसेस कितना। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, एग्जैक्टली इसी चीज को यहाँ पर बीन के थ्रू से समझाने का कोशिश चल रहा है फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग कि बॉल किधर जमा होगा, बॉल इन द सेंस ट्रेडिंग। ठीक है, बॉल इन द सेंस ट्रेडिंग। तो इस चीज को समझाने के लिए आपको यहाँ पर 1SD समझाया जा रहा है सर, प्लीज फोकस करो। अगर अभी फोकस करोगे तो आगे जाके मार्केट एप्लीकेशन समझ पाओगे। मैं आपको यहाँ पर कोई माने अरेबियन नाइट्स का स्टोरी नहीं सुनाना चाहता। ठीक है, ये सभी मार्केट रिलेटेड है। 1SD एनकम्पस बिटवीन 4th एंड 6th बीन, दैट मींस 5 से 1 घटाओ तो 4 होता है, और 5 के साथ 1 जोड़ो तो 6 होता है। दिस इज 1 बीन टू द लेफ्ट एंड 1 बीन टू द राइट ऑफ द एवरेज बीन। तो एवरेज बीन क्या है, 5th, माने जहां पर करंट मार्केट कंसंट्रेशन ज्यादा है, दैट इज 24,350। ठीक है, दिस इज आवर एवरेज सिचुएशन इन द मार्केट। यहाँ पर कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। इवन अगर आप ओपन इंटरेस्ट डेटा भी ओपन करके देखोगे ना अभी, वहां पर ही सबसे ज्यादा तुमको कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और दोनों साइड में तुमको कंसंट्रेशन उससे कम मिलेगा। अगर मैं आपको एक जैसे ही मैं मार्केट से हट के थोड़ा कुछ एग्जांपल देना की कोशिश करता हूं, आप लोगों का कंसंट्रेशन नहीं लगता है मुझे, ये मुझे बहुत खराब लगता है। मार्केट से हट के बात करूं तो आप लोग कंसंट्रेट नहीं करोगे। अरे भाई घूम फिर के तो मार्केट में ही आना है। देखो कहाँ गया, देखो करंट मार्केट का मेन कंसंट्रेशन 24,350 में है। इसका ओपन इंटरेस्ट डेटा देखो 23.7 लाख। ठीक है, ये ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन अगर हाईएस्ट कंसंट्रेशन देखोगे, करेंटली पोजीशन लेके बैठा हुआ है, आई थिंक सबसे ज्यादा पोजीशंस बैठा हुआ है 24,400 में। ठीक है, और उसके नीचे क्या है 24,300, दैट इज 37.5 है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप बोलोगे सर तो फिर करंट पॉइंट में कंसंट्रेशन क्यों कम लग रहा है, मार्केट तो यहीं पर ट्रेड कर रहा है। सर ये पोजीशन लेके रखा है, जो लोग मार्केट में ट्रेड करना चाहता है ये उनका ओपन पोजीशन है। ओपन पोजीशन से माने उनको लग रहा है कि मार्केट 400 में जाएगा और हम अपना प्रीमियम से जो गेन है वो कमाएंगे। जैसे करंट प्रीमियम 134 में चल रहा है ना, ठीक है, तो 134 से ये लोग सोचते हैं कि अगर 134 से 50 150 समथिंग कुछ जाता है तो पर लॉट में ये लोग कमाना चाहता है। तो दे हैव ए हाई बिलीव। ठीक है, प्रेडिक्शन इतना है कि मार्केट मूव करेगा 400 की तरफ, और लोअर साइड में पोजीशन 300 की तरफ ज्यादा है, दैट इज उसमें कम से कम 37.5 लाख का 37.5 लाख के आसपास का कॉल साइड में पोजीशन दिया हो। ठीक है, लेकिन कंसंट्रेशन थोड़ा सा अगर देखा जाए अपर साइड में थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, अब पॉइंट यही है कि नॉर्मली एवरेज पॉइंट पे कंसंट्रेशन थोड़ा सा ज्यादा रहता है, लेकिन दोनों साइड में धीरे धीरे कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम होने लगता है डिपेंडिंग ऑन द एवरेज मार्केट सिचुएशन। अब इसी पॉइंट को दिमाग में रखते हुए तो 5-1 करके 4th बीन एंड 5+1 करके 6th बीन, मैंने नेक्स्ट दो जो स्ट्राइक एरिया है 2SD क्या है 5-2 into 1 एंड 5+2 into 1। इसका मतलब है 3rd बीन और 7th बीन। और 3SD क्या है 5-3 into 1, माने एवरेज पॉइंट से तुम 3 पॉइंट माइनस करो और एवरेज पॉइंट से 3 पॉइंट प्लस करो, तो आपको 2nd बीन मिलेगा और 8th बीन मिलेगा। ये 3SD का काम करेगा। अब अगर आपको ये बीन का कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आगे जाके मैं आपको परसेंटेज समझा सकता हूँ। ठीक है, ওটা স্যার 1 into 1 ছিল বলে ওটা হিসাবটা দেখ। हाँ ठीक है, हाँ इंटू 1 करने से तो ऐसे ही 1 आ जाएगा ना, मैंने बेसिकली हाँ इसलिए दिखाया नहीं, इसलिए दिखाया नहीं। इसमें दिखाया क्यों, क्योंकि 5 into 2 into 1 माने 1SD है इसलिए 1 ले रहा है। अगर इसी चीज को तुम 2 में इंटू करोगे तो फिर आपका बीन का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये सब क्या करना होगा, यही फॉर्मूला है परसेंटेज। कुछ नहीं करना होता है, सब गिवन रहता है। এগুলো শুধু ফর্মুলা, এগুলো সব দেওয়া থাকবে, আমাদেরকে শুধু ইউজ করতে হবে। কোথায় কি হয় এই অ্যাপ্লিকেশনটা বুঝতে হবে। অ্যাপ্লিকেশনটা বুঝতে হবে, এইটাতেই আসছি। কিন্তু আমি যদি একদম হুট করে অ্যাপ্লিকেশনে চলে যাই, কোত্থেকে নিয়ে এলাম কি নিয়ে এলাম তুমি তো ধরতেই পারবেন না। পরিশ্রম তো তোমার এইখানে বাড়ে, কিন্তু ঠিক আছে এটা তোমার কাজ। কিন্তু কথা হচ্ছে আমি যদি ডাইরেক্টলি নিয়ে চলে আসি, আপনি কি ডেটা কোথা থেকে এলো কেন এলো,
বিনা কারণে একটা ডেটাকে নিয়ে কেন শুধু শুধু ঘাটাঘাটি করছে? সে তো কারণ হবে, কারণটা একটু বুঝতে হবে, বেশি না। আমরা কেউ এখানে ম্যাথস অনার্স করতে আসিনি, কিন্তু মার্কেটে টাকা কামাতে এসেছি। মানে গাছে উঠবো না পাকা ফলটা খাবো, এটা কেমন? এটা হয় কি? গাছে না উঠলে তলার ওই পড়া পুরোনো গুলি খেতে হবে, তাই তো রে? যে যে ঠিক আছে, যে গাছে ওঠে সেই বেশ ভালো फलটা খেতে পারে। যে नीचे থাকে, जो नीचे में रहता है वो क्या करेगा, वो जो ऊपर वाला जो फेंकेगा और वो बर्ड्स वगैरह जितना ठुकरा के फेंकता है उसी को लेके खुश। ठीक है, जैसे बचपन में मेरा पेड़ में चढ़ने का, मैं गांव का ही हूँ, लेकिन मेरा पेड़ में चढ़ने का एक्टिविटी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो मैं ना बड़ा पेड़ में नहीं चढ़ पाता था, वो जहाँ पर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, ठीक है, तो बड़ा पेड़ में चढ़ के ना बहुत अच्छा अच्छा फ्रूट मिलता था, स्पेशली मैंगो के पेड़ में, इमली के पेड़ में। तो मैं ना नीचे ही रहता था, भाई देना भाई देना भाई देना। ठीक है, तो वो देता था, ऐसा ऐसा नहीं है देता नहीं था। ठीक है, लास्ट में जब वो नीचे निकलता और जो मेन सबसे ब्यूटीफुल जो मैंगो होता था ना, वो उसको ऐसा करके, चूसी हम बोलते हैं हम लोग गांव साइड में, ऐसा करके ऐसा ऐसा करेगा, फिर पेड़ में से नहीं, पेड़ में तो रहेगा, फिर 2-4 और नीचे लेके आएगा, देगा नहीं। वो देगा नहीं, वो दिखाएगा बस। ठीक है, ये देख ये देख ये देख, ऐसा करते करते घर चला जाएगा। देखते रहेंगे। इस कॉन्सेप्ट को स्टॉक मार्केट एंगल से सोचो, जो मार्केट को सीखता है वो सारा गुड़ लेके जाएगा, तुम सीखोगे नहीं, और नीचे का वो 2-4 लेके ही खुश रहना पड़ेगा, वो भी नहीं मिलेगा, फिर बोलेगा हमसे कुछ होता नहीं है। तो एकदम मैंगो में चले गए। देखो, फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशंस वन कैन ऑब्जर्व 68% ऑफ द डेटा, 1 SD मिलता है 68% ऑफ द डेटा से, सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशंस मिलता है 95% ऑफ द डेटा से, और थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशंस मिलता है 99.7% ऑफ द डेटा से। ये डेटा मार्केट में एक स्टैटिस्टिकल डेटा से आता है। आप इस चीज को कुछ ऐसे समझो, within first standard deviation, that is 4th and 6th bin, we can observe that 68% of balls are collected। माने 4th and 6th bin में कितना बॉल कलेक्ट हो सकता है? 4th and 6th में, ये 4th है और ये 6th है। বলগুলো মানে হচ্ছে ট্রেডিং এ কতটা পজিশন লোক নিচ্ছে, ক্যান্ডেল না, ट्रेडिंग में कितना पोजीशंस लोग कहां पर लेना चाह रहा है। ठीक है, ये बॉल बता रहा है। ठीक है, तो 1 SD में 68% चांसेस है कि 4th and 6th पिन में बॉल जमा होगा, माने स्ट्राइक पॉइंट में बॉल जमा हो सकता है 68% 1 SD में। 2 SD में चांसेस क्या है? Within second standard deviations, that is between 3rd and 7th bin, we can observe that 95% of balls are collected। माने जब हम लोग 2 SD यूज करेंगे, और थर्ड स्टैंडर्ड डिविजन्स में सेकंड एंड 8th bin we can observe that 99% of balls are collected। माने टोटल बॉल कलेक्शंस का कितना हो सकता है, इस चीज को जब मैं मार्केट में आऊंगा आपको समझ में आएगा। नाउ पॉइंट इज दैट, यहाँ पर 2-3 सवाल है। आई एम अबाउट टू ड्रॉप ए बॉल, कैन यू गेस व्हिच bin the ball goes into? No, I cannot, as each ball takes a random walk, however I can predict the range of the bins which it may fall। कहां पर बॉल जाएगा ये बताना मुश्किल है, लेकिन प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि कहां पर मैक्सिमम बॉल जमा हो सकता है। कैन यू प्रेडिक्ट द रेंज? मोस्ट प्रोबेबली द बॉल फॉल बिटवीन 4th and 6th bin, इसका चांसेस ज्यादा है। वेल, हाउ श्योर यू आर अबाउट दिस? क्वेश्चन है, माने बेसिकली ये श्योरिटी बताता है कि बॉल 4th and 6th में जमा होगा। अगर 1 SD फॉलो करोगे तो 68% चांसेस है कि मार्केट में 4th and 6th bin में बॉल जमा होगा। व्हेन यू आर शोइंग दी 1 SD डेटा, तो कितना परसेंटेज है? 68%। ये मार्केट का एक फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, ये आप याद रखिएगा। अगर आप 1 SD डेटा चेक करोगे तो मार्केट में जो आप सोच रहे हो वो होने का चांसेस, मैंने करेंटली अगर मार्केट 23,350 में है, सॉरी 24,350 में है, तो 24,400 में मार्केट जाएगा। अगर 1 SD डेटा से चेक करोगे तो कितना चांसेस है? 68%। ठीक है, सेकेंड इज, well, 68% is a bit low on accuracy. Can you estimate the range within a greater accuracy? Okay, तो हमें SD क्या बताता है? Sure, I can.
the ball is likely to fall between third and seventh pin and I am 95% sure about this if you want to even higher accuracy. तो ऐसे केसेस में बॉल गिरेगा सेकंड एंड 8 पिन में भी बॉल आएगा, माने मार्केट उस पॉइंट तक भी जा सकता है, इसका एक्यूरेसी 99.5%. इस तरीके से does that mean there is no chance for the ball for either 1th or 10th pin? माने इसका मतलब क्या ये है कि 9th एंड 10th पिन में एक भी बॉल जमा नहीं होगा, माने आप जो स्ट्राइक चूज कर रहे हो वहां तक मार्केट नहीं पहुंचेगा, ऐसा भी हो सकता है क्या? ठीक है, यस, ठीक है. द चांसेस इज एज लो एज स्पॉटिंग ए ब्लैक स्वान इन ए रिवर. माने ओटीएम में स्पेशली मार्केट में जो हम सोचते हैं आउट ऑफ द मनी वाला स्ट्राइक, वो होने का चांसेस हमेशा लोअर साइड में ही रह जाता है. इट्स लाइक अ ब्लैक स्वान. ब्लैक स्वान में कालो हंस देखते पाओ, कालो राजहंस में से कालो राजहंस देखा जाए, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड अ ब्लैक स्वान. तो प्रोबेबिलिटी वाइज द चांस इज लेस देन 0.5%. ठीक है. अब ब्लैक स्वान मार्केट में व्हाट यूज होता है? ब्लैक स्वान इवेंट्स एज दे आर कॉल्ड आर इवेंट्स लाइक बॉल फॉलिंग फर्स्ट और 10th पिन. माने फर्स्ट पिन में, माने कॉन्सेप्ट इज लाइक, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन में पहुंच गए हैं. जब एक बीन में बॉल को डाल रहे हैं ना, देखो यहां तक मार्केट आएगा और यहां तक मार्केट आएगा, इसका चांसेस लो है. इट्स लाइक अ ब्लैक स्वान. तो आप पोजीशन लेने के टाइम पे इमोशनल होके कम से कम 10th बॉल में या 9th फर्स्ट बॉल में पोजीशंस लेने के लिए आपको मना कर रहे हैं. डीप आईटीएम फिर भी ले सकते हो, क्योंकि डीप आईटीएम में प्रीमियम तो थोड़ा बहुत चांसेस रहता है, ओटीएम में तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए. माने ठीक है. तो बेसिकली ये कब होता है? ये जो तुम अभी बोल रहे थे ना, मेरे को एक दिन चाहिए, मैं 1000 पॉइंट में मार्केट जाएगा, ठीक है, वो एक दिन के तुम ये बॉल खरीद सकते हो, ये तुक्का हो जाएगा. একটা বলই পড়ে আছে. वो पता चलेगा जब हम पूरा दुनिया में फैला देंगे. তাহলে তো আর হবে না কেসটা, তাহলে তো আমাদের देखो अब अच्छा ये चीज समझ में आया ना? ठीक है. स्ट्राइक एंगल से मैंने यहाँ पर हम लोग कितना स्ट्राइक देख पाते हैं? मोटामोटी मार्केट में एक्टिव स्ट्राइक मोटामोटी करंट मार्केट से पीछे 5-10 पॉइंट तक जाओ, ठीक है, उतना भी नहीं. देखो जमा कितना हो रहा है करंट मार्केट से. ये देखो पुट एंड कॉल साइड दोनों डेटा ही चेक कर सकते हो. कहां पर मार्केट कंसेंट्रेशन है आप देख पाओगे, कितना बॉल जमा हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दे रहा है. ये देखना ही रहा है सर, ठीक है, किस साइड में कितना बॉल जमा हो सकता है उसका एक मार्केट प्रोबेबिलिटी करके चलता है. यही चीजें एसडी डेटा के थ्रू से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नाउ वेट सर, हम लोग इतना दिन से सिर्फ एसडी का कॉन्सेप्ट को समझे हैं कि ये एसडी डेटा कैसे प्रोबेबिलिटी के साथ मैच करके मार्केट में किसी घटना को घटने का चांसेस को बढ़ाता है या कम करता है, लेकिन अभी तक हम उसको मार्केट के एंगल से नहीं समझ पाए. इतना देर से जो डिस्ट्रीब्यूशन में आपको समझा रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन माने एक बॉल को ऊपर से छोड़ो तो वो कहाँ ज्यादा जमा होगा, ठीक है. इसके साथ अभी स्टॉक रिटर्न को समझना है. किसको समझना है? स्टॉक रिटर्न. Hopefully the above discussion should have you give you a quick introduction to the normal distribution. The reason why are we talking about the normal distribution? The daily return of the stock or indices also from a bell curve or a normal distribution. This implies that if we know the mean and standard deviations, mean माने mean माने हाँ वही mean median mode. ये mean का मतलब होता है average. ज्यादा ना समझे, mean का मतलब क्या होता है? Average. The mean and SD of the stock return. Then we can develop a greater insight into behavior of the stock return on its dispersion. माने पहले हमें क्या देखना चाहिए? एवरेज में मार्केट कहाँ है और मार्केट स्टैंडर्डली कितना डेविएट करता है. डेविएशन माने करंट पॉइंट से चेंजेस कितना हो सकता है. इसके बाद ही हम लोग किसी भी स्टॉक के रिटर्न की तरफ बढ़ सकते हैं. हाँ बेसिस सेफ এটার মানে কিন্তু এটা সবসময় নয়. মানে এরকম ভাবে যদি অ্যানালিসিস করতে বসি তাহলে খুব মুশকিল হয়ে যাবে. যেমন আমি বলছি, আপনি চেক করে দেখবেন এক্সপায়ারি ডেটে, মানে কালকে যদি দেখতেন এক্সপায়ারি ডেটে যেদিন 14 আগস্ট আসবে, 14 আগস্টে আপনি ওটিএমএস ওপেন ইন্টারেস্ট চেক প্রচুর থাকে, কোটিতে চলে যায়, 2 কোটি 3 কোটি ওপেন ইন্টারেস্ট চলে যায়. তো তার মানে কি, এটার মানে আমি এটা বলবো কি আপনি এক্সপায়ারি ডেটে ওটিএম করুন? করতে পারেন,
but you need huge capital. It's risky, but you need a huge capital. OTMs call strike में, हैं? কিন্তু স্যার যদি trend ই থাকে, মার্কেট যদি সাইডওয়েজ থাকে তখন ওদের প্রিমিয়াম তো গেল कुछ पूरा गया, ठीक है? माने OTM स्ट्राइक से फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं कल का ही बात करूं आपको, कल जिन लोगों ने 24,500, 700, 800 ऐसा किसी OTM लिया था, इवन मैंने भी 24,800 में एक स्ट्राइक लिया था। मैं कल आप लोगों को बोला था ना 500 क्वांटिटी के आसपास मैंने लिया था। मैंने 1 टका में लिया था और 2.5 पे बेचा। ये मैं बात कर रहा हूँ आपको परसों का बात कर रहा हूँ। मैंने कल तो एक्सपायरी था, उसके पहले दिन 1 रुपये में चला गया था। 1 रुपये का 24,800 का स्ट्राइक 1 रुपये से वो 2.5 तक गया। लेकिन नेक्स्ट दिन मैंने कल जब एक्सपायरी में आया, मार्केट जब गिरा है ना, मैंने मार्केट तो कल गैप डाउन दिया था ना, है ना, गैप डाउन देने के बाद ऊपर गया था। तो जैसे ही वो गिरा ना, वो सीधा प्रीमियम, वो 2.5 का प्रीमियम सीधा गिर के 0.5। अब 0.5 है एक्सपायरी था इसलिए तो। लेकिन उसमें तुम अगर आप ओपन इंटरेस्ट चेक करेंगे 3 करोड़ 3.5 करोड़, तो इसका मतलब 8 करोड़। হ্যাঁ অনেক হয়ে যায় 7 करोड़ भी हो जाता है। तो माई पॉइंट इज दैट, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट मैंने निकालना सही नहीं होगा कि जहां पर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है मैं उधर ही जाऊं। ওটা তো স্যার কমের ये জন্য डिपेंड करता है कि नॉर्मली सिंपल बात है कि ज्यादा नॉलेज नहीं आ रहा है, रिस्क लेने का एबिलिटी नहीं आ रहा है, आप OTM में स्लाइड OTM तक जाओ और स्लाइड ITM एंड ATM के अंदर रहो। ये इनिशियली मैं बोलूंगा, जैसे जैसे आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी कैसे बढ़े। डॉक्टर क्षेत्र ही बोलছি। পুট কখন নেই আমরা, যদি আমাদের মনে হয় কি মার্কেট পড়বে, মানে 24,350 থেকে যদি মার্কেট আমাদের মনে হয় কি মার্কেট 24,300 তে যাবে, তাহলে আমি পুট নেবো। তাহলে 24,300 পুটের জন্য কি ITM না OTM? OTM কোনটার কথা বলবো বুঝলাম पुट আচ্ছা পুটে पुट के एंगल से 24,024,300 নিচে যাবে সেটা তো আইডিয়া मार्केट नीचे जाएगा। 24,364 से मार्केट 24,300 में जाएगा। तो 24,300 फ्रॉम दी पुट एंगल क्या है, ITM है कि OTM है? पुट एंगल में नहीं, ওটিএম হয়ে গেছে এই তো বাইরে 400 তে যখন চলে আসে তখন ওটাকে 300, 250, 200 এগুলো সব আউট অফ দি মানি, এগুলো সব OTM আউট অফ দি মানি। এটা বোঝার আরেকটা সহজ উপায় আছে, যদি স্ট্রাইকটা হলুদ জোনে থাকে মানে येलो जोन में है तो वो ITM होता है, और अगर वो व्हाइट जोन में है तब वो OTM होता है, चाहे वो कॉल हो या पुट। স্টকসে ধন করা থাকে ठीक है, এগুলো এটা একবার সেন্সিবল হ্যাঁ সব জায়গাতে থাকে, স্টকসে এগুলো করে দেবে সব জায়গায় থাকে, সেম কনসেপ্ট থাকে, খালি কলের ক্ষেত্রে হ্যাঁ একই জিনিস হয়, খালি অপোজিট পয়েন্ট অফ ভিউতে থাকছে, শুধু ফুল কনসেপ্টে কিছু চেঞ্জ নেই। ডেটা ঠিকঠাক মানে বেসিক্যালি কনসেপ্টটা এরকম হয়ে যায় কি 24,350 থেকে মার্কেট 24,300 তে চলে যাবে বা 250 তে চলে যাবে। স্টক তো ভালো হ্যাঁ মানে সেফ কি হয়ে যায় 350 বা 300টাও ঠিক আছে, ঠিক আছে, বা 350 থেকে 400, মানে এটা তো অপোজিট ভিউ হচ্ছে না কি মার্কেট বাড়বে না মার্কেট পড়বে, ঠিক আছে। এবারে আপনার ভিউ যেদিকে স্ট্রং থাকবে আপনি সেদিকেই না যাবেন। এবারে আপনার ভিউটা কার সাথে মিলতে হবে, মার্কেটের ভিউর সাথে। মার্কেটের ভিউর সাথে আপনার ভিউ যদি ম্যাচ করে তাহলে সেই স্ট্রাইক চুজ করাটা বেটার। এটিএম এর কাছাকাছি হলে সেফটিটা থাকে, নাহলে রিস্কি বাড়তে থাকে। এই তো আইটিএম হলে যদি একটু ভেতর দিকে নেন অসুবিধা নেই, এটা ভালো ওটিএম এ ভেতর দিকে মানে নিলে একটু সমস্যা। 400 নিতে পারেন, 450 নিতে পারেন, কিন্তু কিন্তু মার্কেট সাইডওয়েজ মার্কেট সাইডওয়েজ থাকলে তখন ওটা এগুলো কলের ক্ষেত্রে একটু সুবিধা। চেক করবেন এগুলো কিভাবে চেক করবেন, মার্কেট যখন চলতে থাকে প্রত্যেকটা স্ট্রাইক পয়েন্ট যেগুলো কাছাকাছি আছে দেখবেন কাতে কিরকম গ্রোথ চলছে, কোনগুলো পজিটিভ হচ্ছে কোনগুলো নেগেটিভ হচ্ছে। হ্যাঁ ওপেন ইন্টারেস্ট নয়, প্রিমিয়ামের গ্রোথ দেখবেন, প্রিমিয়ামের গ্রোথ দেখবেন এই মার্কেট কোন মার্কেটে, ভর্তি মার্কেটে প্রিমিয়ামের গ্রোথ কিরকম, ফুটের ক্ষেত্রে দেখবেন, কলের ক্ষেত্রে দেখবেন। যদি প্রিমিয়ামের গ্রোথ গুলো বা ফলগুলো বুঝতে পারেন তাহলে দেখবেন কোন জায়গাতে বেশি মোমেন্টাম চলছে না চলছে। এগুলো হোমওয়ার্ক করতে হবে একটু। কিন্তু স্যার বাইরে দেখে ডেল্টাটা বেশি করলেই ভালো, যত ডেল্টা বাড়বে ওটা আপনার 10-20 হয়ে গেলে अच्छा देखो सर यहाँ पर निफ्टी का डेली रिटर्न चेक करो, निफ्टी का डेली रिटर्न देखो,
यहाँ पर 0 से 100 के बीच में टोटल डिटेल्स दिया है। इसमें देखो माने कंसंट्रेशन पॉइंट देखो कि बीच में कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है ना, और जितना समय जा रहा है, जितना साइड में जा रहा है, इधर आने का चांसेस उतना कम हो रहा है। ठीक जैसे वो पिन बॉल काम कर रहा था। ये इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निफ्टी में भी होता है। अब इस चीज को मैं कैसे समझाऊं आपको? As we can see, daily returns are clearly distributed normally. मैंने डेली निफ्टी कैसे रिटर्न जनरेट करता है, पॉइंट टू बी नोटेड। Calculated the average and standard deviations for the distribution. In case you were wondering how to calculate the same, please do refer पिछले क्लासेस, हम लोग उसी में सीखे थे। करेंटली मैं बस इतना बोलूंगा, डेली एवरेज या डेली एवरेज का मतलब होता है मीन। तो निफ्टी का डेली एवरेज कैलकुलेशन करके मिला था 0.04। ठीक है, ये कैलकुलेशन करके आया है जो हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लासेस में सीखे हैं। डेली स्टैंडर्ड डेविएशन या वोलेटिलिटी कैसे आया था? 1.046। और करंट मार्केट प्राइस जब ये कैलकुलेट हो रहा था उस टाइम पे निफ्टी चल रहा था 8337 पे, जब ये कैलकुलेशन हो रहा था। नाउ पॉइंट इज दैट एवरेज अगर 0.04 है, ये मिठू ना रे एकदम पड़छिस ना ना सुनछिस आछिस। एवरेज अगर 0.04 है, इंडिकेट दैट द डेली रिटर्न ऑफ निफ्टी आर सेंटर्ड एट 0.04%। माने अगर एवरेज 0.04 है तो चांसेस इज वेरी हाई कि निफ्टी उसी पॉइंट में ज्यादा रहेगा। नाउ कीपिंग दिस इंफॉर्मेशन इन पर्सपेक्टिव, लेट अस कैलकुलेट द फॉलोइंग थिंग्स। द रेंज विद इन व्हिच निफ्टी इज लाइकली टू ट्रेड इन द नेक्स्ट 1 ईयर या फिर नेक्स्ट 30 डेज। माने अगर निफ्टी का डेली रिटर्न 0.04% है, यहां से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट 1 ईयर में या नेक्स्ट 30 डेज में, और कम करें नेक्स्ट 1 वीक में, निफ्टी कहां से कहां किस रेंज के अंदर रह सकता है। कैसे होगा? एग्जैक्टली देखो सर, अब देखो धीरे धीरे मजा आएगा। ठीक है, जब देखो कि जिंदगी में बोरिंग पार्ट में हो ना, और वो बोरिंग पार्ट क्रॉस करने से ही मजा वाला पार्ट आता है। प्रॉब्लम यही है कि बोरिंग पार्ट में हम लोग समय नहीं देते। फॉर बोथ द अबव कैलकुलेशंस वी विल यूज 1 and 2 SD। हम लोग क्या करेंगे, 1 SD का भी डेटा यूज करेंगे और 2 SD का भी डेटा यूज करेंगे। माने 68% एंड 95% कॉन्फिडेंस। माने 1 SD में कॉन्फिडेंस कितना आता है? 68%। और 2 SD में कॉन्फिडेंस कितना आता है? 95%। नाउ कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है? निफ्टी का रेंज ढूंढ रहे हैं सर अगला 1 साल के लिए। ठीक है, निफ्टी का रेंज ढूंढ रहे हैं अगला 1 साल के लिए। एवरेज कितना है? 0.04। एसडी रेट कितना था? 1.046। ये सभी डेटा आपको मार्केट से मिल जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। एवरेज 0.04 के साथ मार्केट कितना दिन चलता है? 252 डेज मार्केट एक्टिव रहता है। तो एवरेज कितना मिल जाएगा साल भर का? 9.66%। एसडी रेट कितना था? 1.046%। इसको स्क्वायर रूट कर दो 252 के साथ, तो मार्केट स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है निफ्टी का? 16.61%। इसका मतलब समझते हो ना कि मार्केट 16.61 में अप, 16.61 में डाउन, बट नहीं, दिस इज नॉट द पूरी कॉन्सेप्ट। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस 1 SD का है तो 1 SD में कॉन्फिडेंस क्या है? 68% का। इसका मतलब है कि निफ्टी इज लाइकली टू बी इन द रेंज ऑफ एवरेज प्लस 1 SD, 1 SD का अपर रेंज एंड एवरेज माइनस 1 SD का लोअर रेंज। माने कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट, निफ्टी का एवरेज कितना था? 9.66%। निफ्टी का एवरेज रिटर्न है 9.66%। इसके साथ आप अपर रेंज का 1 SD ऐड करो। अपर रेंज माने निफ्टी अगर प्लस जाएगा तो 16% पॉजिटिव होगा, तो 16.61 को आप पॉजिटिव साइड में ऐड करो। तो 9.66 के साथ जब आप 16.66 को ऐड करते हो तो इसका मतलब होता है 26.66%। इससे आपको माइनस करना है 9.66 से 16.61 को माइनस करो तो माइनस आएगा, तो मैंने माइनस 6.95। तो इसका मतलब ये होता है सर कि 68% पॉजिटिविटी के साथ 68% कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है, इसको भी लॉग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। अब ये छोड़ो सर, सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस बैक टू रेगुलर परसेंटेज। वी कैन डू दैट डायरेक्टली एंड गेट द रेंज वैल्यू। माने करंट मार्केट प्राइस निफ्टी का क्या चल रहा था? 8337। अपर रेंज कितना है? 8337। इसको अब एक्सपोनेंशियल करो 26.66। कैलकुलेट करके मुझे बताओ तो कि 8337 के साथ 26.66% को तो प्लस करो। हाँ इंटू करो, सॉरी, अच्छा मैं ही करके दे देता हूँ, एक सेकंड। कितना था मार्केट? मार्केट ছিল 8337।
ठीक है करंट हाँ 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 8,300 8,337 इसके साथ आप इंटू करोगे 26.66%। सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। 8337 इंटू 26.66%। 2222 ना, इसको साथ ऐड करेंगे 8337। हाँ কিন্তু স্যার এটা এটা না इसमें actually ক্লাস করাটা नहीं উচিত नहीं ছিল। इसमें एक्चुअली एक्सपोनेंशियल यूज किया है जो लॉग से आता है। এটা মুভিং এভারেজ একটা ইন্ডিকেটর এক্সপোনেনশিয়াল আছে। ये एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करना नॉर्मल पॉसिबल नहीं है, इसके पीछे मैथ्स है, नहीं होता है, इसके पीछे कैलकुलेशंस रहता है। चलो ठीक है 10,559 आता है, इसमें और भी 30-40% आता है। टेक्निकल एनालिसिस में कॉन्सेप्ट आता है एमएससीडी का ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। तो वहां पर भी ना हम लोग मूविंग एवरेज समझ जाते हैं, बट एक्सपोनेंशियल के पीछे का कॉन्सेप्ट उतना समझ नहीं पाते, कैलकुलेशंस का बैकग्राउंड क्या है। लेकिन हम लोग इतना तो समझ सकते हैं कि मार्केट 8,337 में चल रहा है, यहाँ से अगर ये अपना अपर रेंज में जाए दैट इज 26.66 में जाए तो मार्केट अगला एक साल में 10,841 तक जा सकता है। फिर इसको ज्यादा आप लोग कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, कीप इट सिंपल। এমএসসিডি তে স্যার এক্সপোনেনশিয়াল যেটা বলছেন ওটা ক্যান্ডেল ওয়াইজ মনে হয় তো, মানে লাস্টে যদি 20 ক্যান্ডেলস কেমন মুভমেন্ট দিয়েছে বা 40-50 ক্যান্ডেলস ওই হিসেবে মনে হয় রেঞ্জটা। हाँ एमएससीडी में उस तरह से होता है। तो बेसिकली ये जो पॉइंट था ये धोरणी एक कोर्सेज ना तो अभी पूछूंगा स्टैंडर्ड डिविएशन निफ्टी कहां से कितना जा सकता है। निफ्टी अगर 8,500 में है, मैंने 8,300 में है, 8,300 से मार्केट 10,800 तक जा सकता है, ठीक है। ये अपर बाउंड है निफ्टी का एक साल में, ठीक है। हाँ डिपेंडिंग ऑन दी, और क्या चाहिए तो वो कभी कभी होता है, ठीक है। इसमें तुम 24 हाँ करके देखो, অনেক টাকা करंट 24,000 है ना मार्केट, ठीक है। 24,000 में तुम 26% लगा के देखो तो कितना होता है। अरे करो ना परसेंटेज, এভারেজ परसेंटेज हाँ परसेंटेज बेसिकली जिस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट किया इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो एवरेज प्लस 1 इज दी प्लस 6,400। तो अगर सेम स्पीड में चले तो मार्केट हाँ 29 से 30,000 तक जा सकता है। ओहो না ये करंट रेंज के बेसिस पे है, इसमें भी चेक होता है, ठीक है। कभी कभी मार्केट तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न देता है ना, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न रही आता है। ये तो मैं 26% तो ऐसे ही ले लिया। लास्ट ईयर मार्केट कहाँ था, अच्छा तुम लोग जब क्लास आए थे तो मार्केट 22,000 21,000 में था। तो विद इन 6 मंथ्स में मोमेंटम है, ठीक है ठीक है। 4,000 पॉइंट में गया कि नहीं गया, तो पॉइंट ऐसा नहीं है, डिपेंड ऑन दी सिचुएशन, ठीक है। बट ये एक एवरेज तरीका है कि मार्केट का ग्रोथ को समझने का। बजट पड़ेगा से अनेक কিছু पड़ेगा, অনেক কিছুই পড়ে ठीक है। अच्छा लोअर साइड में निफ्टी कहाँ जा सकता है अगर सब कुछ नेगेटिव रहा तो, ठीक है। तो ये 8337 पे 6.95% में डाउन साइड में जा सकता है। तो 7,777 में करंट पॉइंट से ये नीचे गिर सकता है। ये है स्टैंडर्ड डेविएशंस के थ्रू से मार्केट को समझने का एक बेसिक तरीका। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या पता चल रहा है सर, द above calculation suggests that Nifty is likely to trade somewhere between 777 से 10,841 के बीच में। ये 1 ईयर का रेंज है। हाउ कॉन्फिडेंट आई एम अबाउट दिस, इसका कितना कॉन्फिडेंस है अगर आप फॉलो कर रहे हैं 1 डेटा 68%। निफ्टी 7,777 से माने 7,777 से 8,337 के बीच में रहेगा, इसका कॉन्फिडेंस सॉरी 10,841 के बीच में रहेगा, इसका कॉन्फिडेंस कितना है 68% when we are using 1 SD data। ये इसका सिंपल एप्लीकेशन है। नेक्स्ट इज 2 SD। 2 SD में अगर आप सेम तरीके से कैलकुलेट करिए, बस 2 SD लीजिए और 2 SD के टाइम पे 2 से इंटू कर रहे हैं 1 से नहीं, बाकी जैसे रिटर्न था उसी से लेंगे। तो इसमें भी रिटर्न आ रहा है 42.87 अपर साइड में और लोअर साइड में 23.5। कैलकुलेशन तो समझ गए आप लोग, कैलकुलेशन में और मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ, जस्ट एप्लीकेशन समझो। तो अपर रेंज साइड में अगर निफ्टी यहाँ से 2 SD, सर ये प्रोबेबिलिटी मैंने बेसिकली आपको 3 एरिया दिखा रहा है।
1 एसडी में आप सुन नहीं रहा, 1 एसडी में कॉन्फिडेंस कम होता है, 2 एसडी में कॉन्फिडेंस, आप तीनों ही देख सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट। अगर आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा है, आप 68% में ही रिस्क ले लोगे, ठीक है, ठीक है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट मॉडरेट है तो आप 95% में जाओगे, और अगर आपका रिस्क एपेटाइट और कम है तो आप थर्ड एसडी में जाओगे, तब 99% का चांसेस बढ़ जाएगा आपका। ये डिपेंड करते हैं कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है। अगर आप थोड़ा सा धीमा खेलना पसंद करते हो तो 3 एसडी में जाओगे। हाँ बोलो, अक्षत कुछ बोल रहा है। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट पे इसका कोई इम्पैक्ट आता है क्या? बिल्कुल, 68%। हाँ प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आता है। जो 68 पे करेगा वो रिस्क ज्यादा लेगा ना। अच्छा, आप 2SD को समझो तो आपको समझ में आएगा, 2SD को समझो आपको समझ में आएगा। 2SD में क्या कैलकुलेशंस बन रहा है प्लीज इसको देखो। 2SD में मेरा कॉन्फिडेंस कितना बनता है सर? 95%। निफ्टी इज लाइकली टू ट्रेड एनीवेयर बिटवीन 6587 से 12800। निफ्टी 6587 से 12800 तक ट्रेड कर सकता है नेक्स्ट 1 ईयर में। ऑल्सो यू कैन नोटिस व्हेन वी वांट हायर एक्यूरेसी द रेंज बिकम्स मच लार्जर। अगर हमें ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो रेंज ज्यादा हो रहा है। आई वुड सजेस्ट यू दिस सेम एक्सरसाइज 99.7 पे आप घर पे ट्राई करो, तो आपको सेम काइंड ऑफ एक रेंज मिलेगा कि निफ्टी का नेक्स्ट 1 ईयर में रेंज का पता चलेगा, 30 दिन का भी रेंज पता चलेगा। अगर आपको 30 दिन का निफ्टी का रिटर्न का डेटा मिल जाए कि लास्ट 30 डेज में निफ्टी कितना कितना रिटर्न डेली बेसिस में जनरेट किया है, पॉजिटिव नेगेटिव कर एवरेज करके, ठीक है, निफ्टी का डेली रिटर्न तो ढूंढोगे मिलेगा, ठीक है। हाँ हाँ, এটা obviously নিজের কাছে 68% মানে 1SD यूज करेगी, 2SD यूज करेगी, 3SD यूज करेगी, ये इंडिविजुअल थिंकिंग है ये। लेकिन ये एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का, যত রেঞ্জ বাড়বে চান্সেস বাড়বে, যত রেঞ্জ কমবে চান্সেस কমবে। মানে सर कॉन्सेप्ट इज कि 6587 से 12800 एक बहुत बड़ा रेंज हो गया ना, इसके अंदर निफ्टी रहेगा, ये तो बहुत आसान हो गया, ये तो बहुत इजी है। लेकिन ज्यादा बड़ा रेंज होने पे प्रॉब्लम यही है कि आप ट्रेड कहाँ लोगे, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन मार्केट 8500 से 10,000 के बीच में रहेगा या 10,500 के बीच में रहेगा, ये थोड़ा लो रेंज हुआ ना, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ट्रिकीनेस आ रहा है ना। लेकिन इसमें माने ये वाला रेंज में एक्यूरेसी बहुत हाई है, लेकिन इसमें डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम होगा। इसमें एक्यूरेसी लो है लेकिन डिसीजन मेकिंग ट्रिकी है, पर काम अच्छा करता है। ये तो ऑलमोस्ट डबल है। ये तो ऑलमोस्ट डबल है ना, तो इसमें इसीलिए तो एक्यूरेसी हाई है, माने आप जो बोल रहे हो वो होगा। तो जिसमें होने का चांसेस ज्यादा है उसमें आपको डिसीजन लेने में दिक्कत हो जाएगा कि हम कौन सा स्ट्राइक चूज करें, कैसे चूज करें, है ना, ये थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। नाउ एज यू आप 3SD यूज कर रहे हो और आपको एक सिमिलर काइंड ऑफ डेटा मिल रहा है। नाउ से फॉर एग्जांपल आप जब 3SD यूज कर रहे हो आपको एक डेटा मिल रहा है कि वैल्यू ऑफ निफ्टी गेट द लोअर रेंज वैल्यू ऑफ निफ्टी इज 5000, मानो लोअर रेंज में 5000 तक जा सकता है। आई एम कोटिंग दिस एज अ प्लेस होल्डर नंबर, डज दिस मीन निफ्टी कैन नॉट गो बिलो 5000? माने निफ्टी 8000 में 8500 में चल रहा था, 8500 से निफ्टी 5000 के नीचे आ जाएगा। Well, it certainly can, but change going below 5,000 is low, and if it really does go below 5,000, then it can termed as black swan event. माने कहने का मतलब है रिसेंट ट्रेंड पे। चलो अब आ जाओ, कितना सारा पॉइंट आप लोगों ने सुन लिया। सुनने के बाद हम लोग एक पॉइंट में आ रहे हैं सर, क्या पॉइंट में आ रहे हैं कि अभी रिसेंटली हम लोग बार बार एक चीज देख रहे थे कि मार्केट बहुत नेगेटिव में था, मार्केट बहुत नेगेटिव सिचुएशन में था। कैसा सिचुएशन में चला गया था? मार्केट अपने हायर रेंज 25,000 से नीचे गिरते 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 23,500 तक चला गया था रिसेंट ट्रेंड में। फिर 23,500 से अभी हम लोग 24,300 में ट्रेड कर रहे हैं, दिल को थोड़ा सा शांति मिला। लेकिन क्या था तो 23,500 तो टच करके आया, टच करके आया तो বেশি হলো আজ। হ্যাঁ আমি এত দেখিনি স্যার, 23% অনেক বেশি হলো। 23,000 इस मान से तो कोई नहीं टच किया है,
नहीं नहीं हाँ तो 24 23 9 अपनी तक गया है, हाँ हाँ 850 तक गया है, 850 অবধি গেছে 850 लास्ट के ऊपर नहीं गया। अच्छा रुको देखते हैं 800 की 900 हाँ 850 900 850 गया। 800 23,800 तक आया है। ठीक है, तो मार्केट में हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे ना जब ऐसा हो रहा था। इवन तुम बोलो पूर्णिमा, तुमने मुझे कॉल भी किया था रात को, है ना, 9:30 बजे मेरा क्लास के बाद, सर क्या होगा क्या होगा। मैं भी डरा हुआ था, मुझे भी लग रहा था कि शायद मैं सबको फोन में बोलूं कि जिसका जो भी होल्डिंग है बेच दो, क्योंकि सिचुएशन सीरियसली अंडर कंट्रोल फील नहीं हो रहा था। बिकॉज जिस तरह से जापान अमेरिका प्रॉब्लम क्रिएट किया, इसलिए तो सर सॉकेल वाला डिसीजन देखो 7 बजे डिसीजन चेंज हो गया ना, इसलिए ना ज्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए। और आप लोग फोन करते हो मेरा पैनिक और बढ़ जाता है। ठीक है, तो पॉइंट यही है, ऑप्शन कहने का मतलब इतना है कि जब मार्केट बहुत वोलेटाइल हो तो शायद चांसेस बढ़ जाए, बट नॉर्मल रेंज में अभी आपको लग रहा है कि मार्केट 22 में जाएगा, है ना, नहीं लग रहा है ना, नॉर्मल पॉइंट में नहीं लग रहा है, नॉर्मल पॉइंट में नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप एसडी पॉइंट ऑफ व्यू में जाओ तो उसमें और कम लगेगा आपको। तो इसमें तुमको एक रेंज का पता चल जाएगा कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में मार्केट कहां से कहां तक घूम सकता है, नेक्स्ट 30 दिन में क्या हो सकता है। जैसे सेम कॉन्सेप्ट में अगर मैं आपको बताऊं, निफ्टी रेंज 30 डेज के लिए निकालो, ये आपका बड़ा काम का चीज होगा। एक साल तो बहुत दूर चीज होता है ना, आप सेम चीज को ऐसे निकाल सकते हो कि निफ्टी 30 डेज में कहाँ जा सकता है। तो आपको एवरेज रिटर्न चाहिए, एसडी का डेटा चाहिए, और एवरेज 30 दिन में निफ्टी का रिटर्न का पता चलेगा। माने इंटू 30 कर देना 252 दिन के बदले, और स्क्वायर रूट को 252 की जगह 30 कर देना, तो इसको आपको मंथली रिटर्न का पता चल जाएगा। एंड दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट कि निफ्टी एक महीने के अंदर कहां से कहां तक घूम सकता है विद ए नॉर्मल सिनारियो, 6.80 डाटा विद ए नॉर्मल सिनारियो। तो सेम तरीके से कैलकुलेट करके यहाँ पर जो डेटा मिला था कि जिस तरह से चल रहा है, तो एक साल, कभी कभी आप लोगों को लगता है ये बहुत बड़ा बात कर रहा है, हम लोग को एक साल से क्या लेना देना, कोई बात नहीं। जिस तरीके से यहाँ पर डेटा मिला है उसमें 8337 से अपर साइड में निफ्टी कहां तक जा सकता है, 8,930 तक। लोअर साइड में निफ्टी कहां तक जा सकता है, 7,963 तक, 63 तक। तो इससे आपको क्या मिलता है कि निफ्टी का डेविएशन का एक बेसिक पता चल जाता है। आप कैलकुलेट करके देखो, इस मंथ का देखो, पिछले मंथ का देखो, उसके पिछले मंथ का देखो, अब देखो तो सही। স্যার উইকলি যদি করতে চাই তাহলে 7 ডে করলে হবে কি স্যার? हाँ উইকলি যদি করতে চাই हाँ তাহলে weekly, तो उसमें 7 दिन कर, 5 दिन 7 আর রুটটা 5 7 नहीं 5, 5 করতে मैंने एक्चुअली यहाँ पर 30 के जगह, अच्छा ठीक है 7 कर सकते हो, और ट्रेडिंग डे का ही डेटा ले लेगा, मैंने सैटरडे संडे को इग्नोर हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली। सर इससे लॉन्ग टर्म पोजीशंस लेने में बहुत आसानी होता है। हाँ सर, इस तरह का करने से तुम्हें, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि तुम जैसे अभी क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है, इससे पहले क्या था, जुलाई का डेटा पूरा मिल जाएगा आपको, जून का डेटा पूरा मिल जाएगा आपको, उसके पहले मई का मिल जाएगा। अच्छा एक चीज और, जब आपको इसको कैलकुलेट करो, किसी पर्टिकुलर मंथ में अगर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इवेंट रहा है या वॉलेटिलिटी रहा है तो उसको थोड़ा सा आप एडजस्ट करो। जैसे मानो एक ही मंथ में वार सिचुएशन, एक ही मंथ में बांग्लादेश का प्रॉब्लम, एक ही मंथ में अब बजट, एक ही मंथ में आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी, এই সময় তো ऐसे मंथ में थोड़ा सा आपको अप एंड डाउन ज्यादा दिखेगा, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया मिलेगा, क्योंकि सिमिलर चीजें तो और भी बाद में आएगा, सिमिलर थिंग तो बाद में और आएगा। तो ये जो तरीका है ना डेविएशन के थ्रू से मार्केट का अप डाउन को समझने का, माने कितना अप साइड में है कितना डाउन साइड में है, ये आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मार्केट में रहने का एक बहुत अच्छा जगह देता है। दैट इज वाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक इतना इंपॉर्टेंट चीज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप लोग इसे इग्नोर करना चाहते हो, लेकिन बिलीव में यही कारण है जिसके कारण इतना लोग लॉस खाता है। क्यों, इतना बोरिंग चीजें माथा में जाने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि समझ के बाहर है। क्या आप लोग बोल सकते हो कि ये समझ में नहीं आ रहा है? थोड़ा बहुत चीजों को एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं बोला कि आप डेटा को निकालो और खुद से एक डेटा बनाओ, पेज है डेली रिटर्न है डेटा तो खोज करो। एनएससी में तो लास्ट दिन ही दिखाया। सर वो एफआईआई वाला मुझे पैसा रखते তো স্যার সবই সিমুলেটেড রেটটাও দেখায় কত চেঞ্জ হয়েছে না হয়েছে আমি নোটসটা পাঠাবো, পাঠানো হয়নি না, এটা অপশনসের ডেটাটা পাঠানো হয়নি।
ये देखो सभी मिलता है एनएससी, डाउनलोड भी कर सकते हो। निफ्टी का 2 अगस्त, देखो 2 अगस्त से लेके 8 अगस्त का डेटा है, इसमें तो 3 महीना करोगे 1 साल तक का डेटा मिल जाएगा। ये इंडेक्स का है, इससे क्या निकालना? इससे आपको टर्नओवर मिल जाएगा, कितना शेयर ट्रेड हुआ, ओपन लो क्लोज क्या हुआ है, टर्नओवर कितनी हुई। एक्सेल सीट বার করতে হবে নিজেকে। हाँ तो टर्नओवर करने से ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सर ये क्या कैलकुलेट है? हाँ वो कोई कोई वेबसाइट दिखाता है, एनएससी में भी उसका भी मिलता है। ठीक है, थोड़ा सेंसिबल में देखो, अगर मैं नेक्स्ट दिन, अगर मुझे मिल जाता है मैं नेक्स्ट दिन सेंसिबल से भी आपको दिखाता हूँ ये टर्नओवर का परसेंटेज डेटा कैसे वो दिखा रहा है। আচ্ছা নেক্সট দিন আপস্টক্স করব, ঠিক আছে বুঝেছি, ঠিক আছে কালকে বলেছিলাম, ঠিক আছে নেক্সট দিন আপস্টক্স করব, আমি ভুলে গেছি, আমি নেক্সট দিন আপস্টক্সেই পড়াবো। টিপিএস সত্যি আপস্টক্সে অপশন চেঞ্জটা কিন্তু খুব ভালোই, ठीक है ए तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज बोलो मुझे, আজ মুভ নেই তো বল समझ में आया कि नहीं आया। हमने टीजर दिया ठीक है, नेक्स्ट दिन मैं आपको ना वोलेटिलिटी का एप्लीकेशन समझा दूंगा, मैंने इसको शेयर में कैसे अप्लाई करोगे, मैंने जब आप ऑप्शन चेन में, यही चीज मैं नेक्स्ट दिन सिखाऊंगा, इसको ऑप्शन चेन में, इसमें ऑप्शन चेन में मैं कैसे तुम अप्लाई करोगे, ये नेक्स्ट क्लास का बात होगा। तो भेगा हाँ ওই ভেগাটা দেখা যাবে। ठीक है, जो आज आपने सीखा डेविएशंस को, ये डेविएशंस को नेक्स्ट दिन में ऑप्शन चेन में प्रीमियम के साथ पुट दिखाऊंगा कि कैसे डेविएशंस आपको चेक करके यूज करना चाहिए। देगा पहले इसी से भेगा, ভেগা তো এটা দেখতেই পারো। इसी से भेगा बनेगा, ठीक है पूरा वोलेटिलिटी बेस। বাইরে দেখতে क्या? পারো। एफआईआई राइट साइड इस तरफ पोजीशन ज्यादा है। ও এই তো এখানে দেখা যায়। अच्छा वो डेटा मेरे को मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा, अभी ढूंढना पड़ेगा, कौन सा वेबसाइट? आप स्टॉक से दिखाता है। अब सबसे दिखा। ठीक है मैं देख के আমি শুনছি বলে हाँ अक्षत बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ आजकल एफआईआई बहुत चुप चुप चल रहा है। एफआईआई देख रहा है सर, ये ज्यादा चुप है, इसका मतलब हो सकता है कि कुछ होने से पहले का शांति भी हो सकता है। हाँ एफआईआई चुप है। अच्छा इसका देखो एक रीजन तो है कि जापान मार्केट में जो आर्बिट्रेज मिल रहा था वो तो प्रॉब्लम हुआ है ना, तो थोड़ा सा तो फंड का प्रॉब्लम हो रहा है ना, ये जब तक शॉर्ट आउट नहीं हो जाता है। बट आप लोग ना वॉच करो मार्केट में ना, सितंबर से बहुत अच्छा मार्केट आप लोग वॉच रहो, अगर पोजीशंस अच्छा रहे ना बहुत कुछ हो सकता है। আরো আছে এখানে Negative. কত সেল করতে লাস্টে টেল করেছে হ্যাঁ লাস্ট এই তো দিয়ে দিচ্ছে তারা। ए, इसको ना चलो बाहर लेके खाते, नहीं तो ये इधर पूरा एकदम पीटी उटी होके ना क्या भयंकर हालत हो जाएगा। रसगुल्ला लेके आया तो ए तुम लोग मिस कर गए, पप्पू क्लास में रसगुल्ला लेके आया, कल उसका प्रॉफिट हुआ था ना, ठीक है आप लोग मिस कर गए सर, पार्टी है कोई बात नहीं। बाद में नहीं मिलेगा, ठीक है चलो सर बाय, फिर टाटा। এ দেবো তোকে আমি পাঠাচ্ছি, আজকে পাঠাচ্ছি, হ্যাঁ আমি ক্লাস কালকে রাতে আপলোড করতে পারিনি, আজকে পাঠিয়ে দাও। সবাই কমেন্ট করে নেবে। ঠিক আছে বাই স্যার। Hi, sir.